चलिए तो हम श्री गणेश करते हैं। देखिए, अभी हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। पहला क्या है, ब्लड डिजॉर्डर, और दूसरा है CNC, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता ही है एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए। सबसे पहले सुविचार सुनने। जीवन अनमोल है, इसे शान से जिए। आगे देखिए, हम ब्लड डिजॉर्डर पर पहले चर्चा करेंगे। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। क्या है, व्हाट इज ब्लड, और दूसरा है डिसऑर्डर। पहला क्या है, ब्लड, दूसरा है डिसऑर्डर। तो देखिए, ब्लड का डिसऑर्डर हो जाना, मानिए खूब स्थिति में ब्लड को नहीं रहना। अब इसको अर्थपूर्ण रूप से समझिए कि ब्लड डिसऑर्डर वे स्थितियां हैं जिसमें रक्त के किसी हिस्से में समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब यह जानना है कि रक्त कितने हिस्सों में है, कितने भागों में है। यानी देखिए, लिखा ब्लड डिसऑर्डर आर कंडीशन एंड देयर इज ए प्रॉब्लम विद एनी पार्ट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड का किसी भाग में, तो ब्लड कितने भाग में है। ब्लड इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स की चर्चा की गई। पहला RBC, WBC और प्लेटलेट, 3 भाग हैं। अब इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। RBC, इसका फुल फॉर्म R फॉर रेड, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड है प्लेटलेट। अब यह जान लीजिए, इसमें जो हमारा RBC है, रेड ब्लड सेल है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। और डब्ल्यू ब्लड सेल जो है, इसका काम है शरीर की रक्षा करने वाले। और जो प्लेटलेट है, इसका काम है खून को रोकने वाले। तीनों के बारे में बता दिया कि इसका क्या काम है, और इन तीनों में से किसी हिस्से में गड़बड़ी होने पर, किसी प्रकार गड़बड़ी हुआ तो उसे ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। यह क्लियर स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए हों। और ब्लड डिसऑर्डर के मुख्य प्रकार जानिए। मेन टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर के मुख्य प्रकार के बारे में आप जान लीजिए। ब्लड डिसऑर्डर के मुख्य प्रकार जो हैं वह आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर है। पहला RBC, ठीक है, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट, यानी रेड ब्लड वेसल रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या हो सकता है, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये सारे चीजें जो हमने बताया, 3 चीजें, वह होता है आपका RBC में। एनीमिया, खून की कमी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऑल आर इन द कम्स डिसेबिलिटी एज पर द RPWD दिसंबर 2016। इसके बाद WBC से जुड़े डिसऑर्डर जो होते हैं, ये क्या है, तो यह आपके ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर, और इसके बाद फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन,
यानी कहने का मतलब है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का खून का कैंसर है और बार बार इन्फेक्शन होना यह भी डब्ल्यूबी से जुड़ी विकार है। यानी कहने का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीन खून में होते हैं। तीनों का क्या कार्य है मैं बता दिया। अब इसमें से क्या समस्या हो सकता है, तो आरबीसी में क्या खून की कमी, इसको एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है और थैलेसीमिया हो सकता है। जब डब्ल्यूबीसी का समस्या होगा, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की समस्या, तो उसमें खून का कैंसर हो सकता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं और बार बार इंफेक्शन होगा, इंफेक्शन यानी संक्रमण बीमारी। और प्लेटलेट से जुड़े जो विकार होते हैं, तो उसमें आपका प्लेटलेट कम होने पर आपका खून देर से रुकता है। हाँ? यहाँ पर देख लीजिए, प्लेटलेट से ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ये लो प्लेटलेट काउंट होता है, तो उसको हम लोग थ्रोम्बोब्लैस्टोपिनिया कहते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर जो होता है, हेमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाता है कि खून जो है सो जमता ही नहीं है, यह स्थिति पैदा उसमें हो जाता है, खून जमने या खून न जमने की समस्या। अब इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या है, तो देखिए लक्षण है वीकनेस होगा, कमजोरी, येलोनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी हल्का पीला हो जाएगा। इसके बाद तो आपका जो है वो ब्लीडिंग एंड डिलेड ब्लीडिंग, या देर से खून आएगा या ब्लड जो है वो नहीं होगा, और फ्रिक्वेंट फीवर और इन्फेक्शन, फीवर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ब्रेथलेसनेस, थोड़ा त्वचा कमजोर हो जाएगा, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, और हाथ पर भी आपके फूलने लगेंगे। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं, कमजोरी होता है, थकान होता है, शरीर में पीलापन होता है, खून बहना और देर से खून को रुकना, बार बार बुखार या इन्फेक्शन होना, इसके साथ सांस फूलने और हाथ पैर फूलने के भी हो सकता है। अब इसका उपचार क्या है, एज पर कंडीशन, जैसा जो स्थिति में है, कुछ मेडिसिन है, कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है बदलने का, और बोन मैरो थेरेपी। देखिए बोन मैरो थेरेपी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा मैं इसको हिंट कर देता हूँ। हिंदी में इसको अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहते हैं। यह एक मेडिकल प्रक्रिया है, दिस इज मेडिकल प्रोसेस। इससे अंदर जाने पर बहुत काफी समय लगेगा, आपको उतना नहीं जानना है, लेकिन इतना जरूर जानना है कि बोन मैरो थेरेपी क्या है। तो बोन मैरो थेरेपी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहते हैं, और यह एक मेडिकल प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन आ गया तो पोषण यानी आयरन, फोलिक एसिड इत्यादि देना है, और साथ में विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता इसमें है। अब आगे जो है नेक्स्ट आपका क्रॉनिक न्यूरल कंडीशन, व्हाट इज सीएनसी, क्वेश्चन आ सकता है सीएनसी क्या है। तो सीएनसी क्या है इसके बारे में अब जान लीजिए। सीएनसी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यह उन दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाली एक तांत्रिक तंत्र से जुड़ी स्थिति है। तांत्रिक तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, जो मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। तीन चीजों को प्रभावित करती है, ब्रेन को, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को, और हमारे नर्वस सिस्टम को। इन समस्याओं का इलाज अक्सर लंबे समय तक चलता है, कई बार पूरी तरह से ठीक नहीं होता, कई बार उपचार और थेरेपी से यह नियंत्रण में रहता है। इसीलिए इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत इसे डिसबिलिटी कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यह पूर्णतः ठीक नहीं होता, सुधार होता है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, सीएनसी का क्या है, सीएनसी समझ गए।
मेन इसमें है कि भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है सीएनसी। जैसा कि क्रोनिक, क्रोनिक मतलब गंभीर। और सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स सिम्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, माने यह लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बीमारी है। इम्पायर्ड नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीज, 1, 2 एंड 3। इफेक्ट मूवमेंट, आपको चलने भी इफेक्ट कर सकता है, स्पीच को भी इफेक्ट कर सकता है, और अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, आपका आईक्यू को भी लेस कर सकता है। इसके बाद डिफिकल्टी इन डिले एक्टिविटी, आप जो भी कुछ करना चाहें उसमें भी आपका डिले हो सकता है। इसके बाद आपका है कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स विद मेडिकेशन एंड थेरेपी। और है पहला, इसकी विशेषताएं हैं कि लंबे समय तक बने रहना, महीनों वर्षों तक चलने वाला यह बीमारी है। क्रोनिक, क्रोनिक में समझिए गंभीर, नस, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को यह प्रभावित करता है। इन याद रखना, सीएनसी में क्या होता है? तीन चीज, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। चलने फिरने, बोलने, समझने और स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। दैनिक गतिविधियां में भी, चलने में, बोलने में, दवाइयों और थेरेपी से कुछ इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब उदाहरण में ले लीजिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, कौन कौन से बीमारी है, डिजीज जिसमें यह क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर पाया जाता है। तो देखिए, इपिलेप्सी, इपिलेप्सी मिर्गी, ये भी क्रोनिक है। इसमें व्यक्ति का कई एक स्थिति में जान भी चला जाता है। इपिलेप्सी पर मेरा कई एक वीडियो अनिल सिंह का यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। इपिलेप्सी क्या है, टाइप्स ऑफ इपिलेप्सी, मैनेजमेंट ऑफ इपिलेप्सी, मेडिसिन ऑफ इपिलेप्सी, ये सारा चीज में दिया हुआ है। और सेरिब्रल पाल्सी, परमस्थ पक्षाघात, सीपी, व्हाट इज सीपी, टाइप्स ऑफ सीपी, मैनेजमेंट ऑफ सीपी, सारा चीज हमारा यूट्यूब में है। पार्किंसन डिजीज, ये जितने डिजीज का नाम है ये सभी कम से कम कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आरपीडब्ल्यू दिसंबर 2016, क्योंकि ये सारे डिजीज पूर्णतः ठीक होने वाले नहीं है, ये सभी सुधार होते हैं। पार्किंसन डिजीज सामने आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा, पार्किंसन रोग। इसके बाद चूंकि हम इस पर एक वीडियो बनाए हुए हैं, और इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रोक। अभी क्या है, स्ट्रोक के बाद होने वाले न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, जैसे अव्यवस्थित सोच, अवस्थित काम, सडन लॉस ऑफ हियरिंग, सडन लॉस ऑफ आई विजन, सडन लॉस ऑफ स्पीच, और न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है नसों की कमजोरी, ये भी एक समस्या हो सकता है। डिमेंशिया, जिसको एक और नाम है हाँ अल्जाइमर, बेसिकली मेमोरी लॉस होता है, स्मृति का लॉस होता है। इसमें ये जितने मैं बता रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑल आर, ये सारी जो डिजीज है ये सभी पूर्णतः ठीक होने वाली डिजीज नहीं है। ये सभी जो डिजीज है कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एज पर आरपीडब्ल्यू दिसंबर 2016। जो ठीक होने वाले हैं उसको नहीं रखा गया, जो ठीक नहीं होने वाले हैं या लंबे समय तक चलने वाले हैं उसे डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए, व्हाट इज दिस कंसिडर्ड ए डिसेबिलिटी, व्हाई, क्यों इसको डिसेबिलिटी में, इन सारी चीजों को डिसेबिलिटी में कंसिडर किया गया है, विचार किया गया है कि दिव्यांगता की कैटेगरी में
रहेगा। क्यों? इसलिए रहेगा क्योंकि यह व्यक्तियों की गतिशीलता, बिकॉज दे कंडीशन आफ्टर ए पर्सन मोबिलिटी, चलने में परेशानी होती है गतिशीलता में। एबिलिटी टू लर्न, सीखने में समस्या हो जाता है। बिहेवियर, अनडिजिबल व्यवहार हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन एक्टिविटी ऑन डेली, यानी दैनिक जीवन की गतिविधि को लंबे समय के लिए प्रभावित करता है। कई एक तो एडीएल जो है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसमें भी समस्या हो जाता है रोजमर्रा का कार्य में। तो आपको देखिए, इसमें मैं आपको कुछ चुनता हूं जो एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आरबीसी, आर बी सी, एक नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म लिखिए। डब्ल्यूबीसी, एक नंबर फुल फॉर्म लिखिए। प्लेटलेट, हियर इज प्लेटलेट, क्या है? एक नंबर मिलेगा। ये जो हमने बताया है, ये आपका सभी एक नंबर के क्वेश्चन है। 1 2 3 4, सी एन सी, क्रॉनिक न्यूरल कंडीशन। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखें, इसमें इपिलेप्सी अच्छी तरह से अध्ययन करनी, सेरेब्रल पॉल्सी, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आफ्टर स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इस पर भी आ सकता है आपको 2 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन। ये सारा चीज का मैं वीडियो बनाया और आगे और आपको फिर से पुनः बनाएंगे। तत्काल इसको आप याद रखिए, फिर आगे बताएंगे। अब हम चलते हैं, आप लोगों का एक एआई के सहयोग से प्रेजेंटेशन मैं बताता हूं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, ब्लड डिजॉर्डर क्या है भैया? रक्त विकार। रक्त हमारे शरीर की जीवन रेखा है, रक्त नहीं रहेगा हम नहीं बच पाएंगे। जानिए कैसे इसमें होने वाली समस्या हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। देखिए, ब्लड डिजॉर्डर क्या है? ब्लड डिजॉर्डर चिकित्सीय स्थितियां हैं जिनमें रक्त के किसी हिस्से में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो रक्त का 3 भाग बताए, उसमें कहीं भी समस्या होगा तो ब्लड डिजॉर्डर कहेगा। ये विकार रक्त की संरचना, प्रणाली या उत्पादन को प्रभावित करते हैं। रक्त नहीं बन रहा हो, रक्त हमारे शरीर के अंग का ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। रक्त क्या करता है हमारा? पहला, ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरी बॉडी में। दूसरा, पोषक बनाता है, पोषक तत्व देता है और संक्रमण से भी लड़ता है। कौन? रक्त। इसके बाद रक्त के 3 प्रमुख घटक, आरबीसी अभी चर्चा में कर रहा था। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। आरबीसी फुल फॉर्म लिखें, 5 नंबर आप लिख दीजिए। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करती है, या क्या करता है? अंदर ले जाता है और फिर यह बाहर करता है। किसका काम? आरबीसी। और हीमोग्लोबिन से भी भरी होती है। इसमें हीमोग्लोबिन अगर कम गया तो भी समस्या है, इससे बैलेंस होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा, यानी रक्षा करता है, वो आपको बाहर से कुछ अटैक होने नहीं देता है। बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। अगर अगर यह कमजोर है तो बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। संक्रमण से बचाती है, मैं तो ही बताया। प्लेटलेट, रक्त का थक्का जमने वाली कोशिकाएं, यानी चोट लगने पर खून रोकती है। चोट लगेगा, अगर प्लेटलेट कम है तो क्या होगा? रक्त
जल्दी बाहर आ जाएगा। घाव भरने में मदद करती है, अगर रक्त में कमी होगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। रक्त स्राव नियंत्रण करती है, यानी रक्त का संचालन को भी प्लेटलेट नियंत्रण करती है। इसके बाद आरबीसी से जुड़े मुख्य विकार क्या है भाई? एनीमिया, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी, इससे थकान, कमजोरी, सांस फूलने की समस्या हो जाती है। क्या चीज से हो जाती है? तो आरबीसी से। सिकल सेल एनीमिया, अनुवांशिक विकार। क्वेश्चन आ जाएगा क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो यह एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। आरबीसी का आकार सामान्य हो जाता है, एक कोशिकाएं सिकल की तरह मुड़ी होती है और रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करती है, रक्त प्रवाह होने नहीं देगा। थैलेसीमिया, जैसा कि आप चित्र से भी कुछ समझ सकते हैं, थैलेसीमिया वंशानुगत रक्त विकार जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, नियमित रक्त चढ़ाने की इसमें जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया है ना, रक्त जो है ना, यह ऐसा विकार है कि यह हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, इसलिए इसे बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। डब्ल्यूसी प्लेटलेट विकार, देखिए डब्ल्यूसी समस्या अगर होगा व्हाइट ब्लड सेल से तो ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर, मैं कहता ब्लड कैंसर हो गया। संयुक्त रक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है और स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती है। अब प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट की संख्या कम होने, इससे छोटी चोट में भी अत्यधिक स्राव होता है, यानी प्लेटलेट की संख्या कम होगा तो हल्का भी चोट लगेगा तो खून ज्यादा निकल जाएगा। बार बार संक्रमण, डब्ल्यूसी से, डब्ल्यूसी की कमी से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और बार बार बीमारियां होती है, क्योंकि रक्त प्रतिरोधी जो क्षमता है वह कमजोर है, इसलिए बार बार आपको संक्रमण होगा। रक्त का देर से जमना, घाव या चोट लगने पर खून बहना बंद होने में अधिक समय लगता है, यह गंभीर स्थिति हो सकती है। यानी लगातार खून बहते रहेगा तो क्या समस्या, आप बच नहीं पाएंगे। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इससे क्या होता है? हेमोफीलिया, अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है, छोटी चोट से लंबी समय तक रक्त प्रवाह होते रहता है, हल्का चोट लगा अरे बाप रे खून बह, विशेष दवाओं और सावधानियों की आवश्यकता इसमें होती है। और थ्रोम्बोसिस रक्त वाहिकाओं में असमान रूप से थक्का बन जाता है, यह हृदय और मस्तिष्क के लिए खतरनाक हो सकता है। समय पर उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रक्त थक्का जम जाता है, जिसके कारण क्या होगा? रक्त संचार सही ढंग से नहीं होगा, इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मुख्य लक्षणों को पहचाने, क्या लक्षण है अगर ऐसी समस्याएं होता है आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट का? तो कमजोरी और थकान होगा, लगातार थकावट महसूस होगा, छोटे कामों में भी आप कम काम में भी थक जाएंगे। रक्त स्राव की समस्या, यानी चोट लगने पर देर से खून रुकना, लगातार बहते रहना या आसानी से खरोंच आने पर भी खून बह जाना। सांस फूलना, सामान्य गतिविधियों में सांस फूलने लगना, 5 सीढ़ी चढ़े सांस फूलने लगा, हाफ कदम माने हाफ किलोमीटर चढ़े और सांस फूलने लगा। बार बार बुखार आना, इस हो सकता है ब्लड संक्रमण हो। हाथ पैर में सूजन, शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन और हल्का दर्द का भी महसूस इसमें होता है। अब इसका निदान क्या है? जब समस्या है तो समाधान तो साथ में होगा ना। चिकित्सीय इतिहास, यानी डॉक्टर लक्षणों और पारिवारिक इतिहास की जानकारी देते हैं, कहीं आपके पूर्वजों में ऐसा नहीं था। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, सीबीसी, सीबीसी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी रक्त की पूर्ण जांच, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की गणना होती है, तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसको बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्वेश्चन आ सकता है सीबीसी, इसको याद कर लीजिए, हियर इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। विशेष रक्त परीक्षण, विशेष विकारों की पहचान के लिए उसके लिए फिर अलग रक्त टेस्ट है। बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो मज्जा, जरूरत पड़ने पर अस्थि मज्जा की बायोप्सी भी की जाती है। इसके बाद उपचार के विकल्प, दवाइयां कुछ लीजिए, इससे भी कुछ समस्या नियंत्रण हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गंभीर स्थिति में रक्त चढ़ाया जाता है, रक्त की कमी हो गया है, रक्त खराब हो गया है,
रक्त जम गया है तो उस स्थिति में बोन मैरो थेरेपी गंभीर विकारों के लिए अस्थिर मज्जा प्रत्यारोपण प्रभावी उपचार है। और पोषण प्रबंधन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 युक्त आहार लें, उसमें काफी सुधार होगा। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, नियमित रक्त जांच कराएं, लक्षणों को नजरअंदाज न करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें। ब्लड डिजॉर्डर के बारे में जागरूकता और समय पर इलाज से जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। किसी भी लक्षण पर ध्यान दें और तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें, आपको बहुत सहायता इसमें मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ब्लड डिजॉर्डर से संबंधित जो भी पढ़ाना था, जो अति आवश्यक था, यह संपन्न हुआ। अब हम आते हैं CNC में। CNC क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, CNC क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, CNC तांत्रिक तंत्र से जुड़ी दीर्घकालीन स्थितियों की एक व्यापक जानकारी है। तांत्रिक तंत्र से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो देखिए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वे दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं जो तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तांत्रिक तंत्र। इसमें मस्तिष्क और मेरुदंड, बैकबोन जिसको कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे शरीर की नसें शामिल है। यानी 3 चीज पर प्रभावित होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। ये स्थितियां महीनों या वर्षों तक बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, बोलना, चलना, समझना, है ना। इसके बाद तांत्रिक तंत्र के प्रमुख भाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग, CNC, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? CNC, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी कहते हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, सोचने, याद रखने और शरीर को नियंत्रण करने का केंद्र है। इनसे तो सब कुछ है जिसे हम सोचते, याद रखते और सीखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश का मुख्य मार्ग है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसी से पूरे शरीर में समाचार जाता है, जिसे पेपर से समाचार हम लेते हैं। नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में सिग्नल भेजने का काम करता है। नर्वस सिस्टम से ब्रेन से पूरे शरीर में सिग्नल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से संदेश जाता है और ब्रेन से सोचने, याद रखने की कार्य नियंत्रित होती है। मुख्य विशेषताएं, दीर्घकालीन प्रकृति। यह लक्षण जो है ना, वो दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक चलता है या निरंतर ध्यान की इसमें आवश्यकता होती है। तांत्रिक कार्य में बाधा, जैसे नसों, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड की सामान्य प्रणाली को प्रभावित करती है। अब जब नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को प्रभावित करेगा, स्वाभाविक है कि आप चल नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, प्रॉपर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी लिविंग जो वर्क है, डेली एक्टिविटी DL का, वो भी नहीं कर सकते हैं। बहुआयामी प्रभाव, मैं बताया, चलने फिरने, बोलने, समझने, याददाश्त पर असर पड़ता है। और दैनिक जीवन की चुनौतियां, रोजमर्रा गतिविधियां, आइडियल एक्टिविटी में भी कठिनाई होती है। ना आप सोच कर पाएंगे ठीक से, ना आप समझ कर पाएंगे, ना आप बटन लगा पाएंगे। ये समस्या है। निरंतर दवाइयों और थेरेपी से लक्षणों में नियंत्रण किया जा सकता है, पर पूर्णतः ठीक होने की ऐसा नहीं है। अब देखिए उपचार और प्रबंधन क्या है। सही दृष्टिकोण से जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। क्या हो सकता है? हालांकि कई क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां पूरी तरह से ठीक नहीं होती, लेकिन उचित उपचार और थेरेपी इन्हें प्रभावित ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इस पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है, ताकि रोजमर्रा का काम जो आइडियल एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। नियमित दवाइयां और चिकित्सा देखभाल जरूरी है। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज बेस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहायता और काउंसलिंग, ये अति आवश्यक है ताकि आप सुधार में रहेंगे। अब देखिए प्रमुख न्यूरोलॉजिकल स्थितियां क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है।
इपिलेप्सी, मिर्गी, बार बार दौड़े पड़ने की स्थिति में मस्तिष्क की असमान विद्युत गतिविधियां हो जाती है, जो मस्तिष्क का गतिविधि है। यानी ठेठ हिंदी में आप एक चीज जान लीजिए, जितना बार इपिलेप्सी इफेक्ट करेगा आपकी आईक्यू को ह्रास करेगा। सेरेब्रल जन्म के समय का शुरुआती बचपन में मस्तिष्क सतह से होने वाली विकार, जन्म के समय शुरुआती बचपन में ब्रेन हेमरेज। पार्किंसंस रोग गति विकार, जिसमें देखते हैं ना, हाथ करता है, सिर करता है, हाँ, कस छोड़ता है, धीमी गति, है ना? तो ये सारी चीज समस्या इसमें उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण स्थितियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्रतिष्ठा तांत्रिक तंतुओं पर हमला, जिससे संचार बाधित, यानी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशियां कमजोरी और क्षय की आनुवंशिक स्थिति। मांस है और उसमें पावर नहीं, अगर मांस में पावर नहीं रहेगा तो सिर्फ हेवी हड्डी सब चलता है, नहीं बोन से नहीं चलता है। चलने के लिए हमारा हड्डी और उसमें जो मांसपेशियां है सपोर्ट करती है, तब हम प्रॉपर चल पाते हैं। स्ट्रोक के बाद समस्या है, जैसे मस्तिष्क में रक्त परिवाह बाधित हो जाने से उत्पन्न कार्य होता है। ब्रेन में माने हमारा रक्त प्रवाह रुक जाए तो क्या होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और हेमरेज में क्या क्या समस्या हो सकता है, ऐसी हियरिंग, पैरालिसिस, कुछ भी हो सकता है, प्राण भी जा सकता है। अब न्यूरोथेरेपी, परिधीय नसों की क्षति से शून्यता, दर्द और कमजोरी आ जाता है। डिमेंशिया हो सकता है कि आपका स्मृति लुप्त हो जाए, सोचने या समझने या आपका अनडिजनेबल बिहेवियर भी आपका हो सकता है। अब यह दिव्यांगता क्यों मानी जाती है, ये सारे चीजों में बताया, बता चीजें। ये दिव्यांगता इसलिए माना जाता है क्योंकि गतिशीलता में प्रभाव होता है, चलने फिरने, संतुलन बनाए रखने, गतिविधियों में कठिनाई होता है। सीखने की क्षमता, सोचने समझने या याद रखने में कठिनाई हो जाता है। व्यवहार और संचार, यानी सामाजिक संपर्क, भावनाओं व्यक्त करने, बातचीत में बाधाएं, माने आप बातचीत करेंगे लेकिन आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण होता है वह व्यक्ति जो पीड़ित होता है अनकंफर्टेबल महसूस करता है। और दैनिक गतिविधियां, जैसे स्वतंत्र रूप से खाना खाना, स्वतंत्र रूप से कपड़ा पहनना या शौच जानना, रोजमर्रा काम में वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। अब दीर्घकालीन प्रभाव को समझे क्यों यह महत्वपूर्ण है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, क्रोनिक गंभीर को दिव्यांगता माना जाता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को लंबे समय तक प्रभावित करता है। लाख इलाज कराने में लंबे समय तक, वर्षों, 2 वर्षों, 3 वर्षों तक करता है। कई एक ठीक हो जाता है लेकिन कई एक मामले में एकदम ठीक नहीं होता, उसमें सुधार होता है। और जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये कौन सा ठीक होता नहीं। हम लोग कुछ स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेलेवेंट प्रोफेशनल का सहयोग लेकर के हम उसको जीवन जीने के लायक बना सकते हैं, परंतु पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी लागू होता है। समझ और सहानुभूति से हम बेहतर समर्थन और सामर्थ्य वातावरण बना सकते हैं। अब देखिए जो मुख्य बातें आप ध्यान में रखिएगा वह है पहचान और जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक यह समझ नहीं पाइएगा तब तक ठीक नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ आज मेडिसिन देखो दे दो पैरासिटामोल और ठीक। लॉन्ग टर्म इसमें थेरेपी की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म इलाज की आवश्यकता होती है, तब कुछ सुधार होता है। जैसे हमारा बौद्धिक दिव्यांग, एक बार कुछ सिखाइएगा तो सीख जाएगा, ऐसा नहीं, उसको उसे कई एक बार बताना पड़ेगा तब जाकर वो सीख सकता है। सही दवाइयां थेरेपी सहायता से जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। और समझ, सहानुभूति, उचित सहायता से प्रभावित व्यक्ति सम्मानजनक और सक्रिय जीवन जी सकता है, परंतु थोड़ी समस्या रहेगा। सही जानकारी और समर्थन के साथ हर व्यक्ति अपनी क्षमता को पूरा कर सकता है, बशर्ते सही जानकारी से होना चाहिए। तो चलिए हमारा आज का यह CNC क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन और हमारा ब्लड डिसऑर्डर समाप्त होता है। नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।